आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि कंपनी को एनालाइज कैसे किया जा सकता है, कितने तरीके से किया जा सकता है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एस्ट्रो एनालिसिस। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी। आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आज से दोस्तों जो जैसा कि मैंने बताया कि जब आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कंपनी को एनालाइज कैसे करेंगे। तो सब उसमें आता है सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा आता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। और तीसरा मेनली आता है क्वांटिटेटिव। और इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे एस्ट्रो से भी करते हैं, चांद सितारों को देख के इससे भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसे एस्ट्रो एनालिसिस भी होता है। दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी क्या है, वो डॉक्टर वाली है, तो आज मैं आपको ये सोचने का मौका देता हूं कि आप ऐसे पसंद करेंगे या देखना पसंद करेंगे, या कैपिटल लेटर में मैं लिखता हूं तो उसमें आप पसंद करेंगे। मैं कैपिटल में भी लिख के दिखाता हूं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जो है बहुत कंजेस्टेड सी हो जाती है, तो मैं क्लियर भी लिख सकता हूं कि सिर्फ कैपिटल लेटर में। दूसरा हो गया दोस्तों टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस। तीसरा होता है क्वांटिटेटिव। चौथा आप कर सकते हो एस्ट्रो। ये पांच पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल के थ्रू, कंपनी के फंडामेंटल्स के थ्रू आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है या खराब है, इसके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है। तीसरा जो है क्वांटिटेटिव होता है कि आजकल ये पहले नहीं था, आजकल ये आया है कि लाइक कंपनीज को क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी एनालिसिस करते हैं लोग। और चौथा जो है वो एस्ट्रो एनालिसिस है। तो दोस्तों ये आदमी का पर्सनल अपना ओपिनियन होता है, उसकी पर्सनल लाइक होती है कि आप कंपनी को कैसे एनालाइज करने वाले हो। इन दोनों के प्रो एंड कॉन्स भी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो है वो बोलते हैं कि टेक्निकल वाले और फंडामेंटल एनालिसिस जैसे टॉम एंड जेरी लड़ाई करते रहते हैं, वैसे ये दूसरे एक दो लड़ते भी रहते हैं दोनों एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस जो है जैसे मोस्टली सीएज हैं, सीएफएज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, इन लोगों को अच्छी आती है क्योंकि उन्हें फिनेंस की नॉलेज होती है। जैसे जो लोग एमबीए फिनेंस करके रखते हैं उन लोगों को इनकी ज़्यादा नॉलेज होती है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि जैसे हम जैसे लोग हैं वो ये इसके थ्रू ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं उसको बताऊँगा बाद में कि कौन सा ईजी तरीका है, कौन सा डिफिकल्ट है। और क्वांटिटेटिव जो है एक नया आया है कि आजकल डेटा के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो है एक मेथड्स बनाते हैं जिससे वो एक स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये स्टॉक प्राइस यहाँ ले लिया जाए तो इसको ये कहाँ तक जा सकता है, गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, फिर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। इस तरह के एनालिसिस वो लोग क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चांद सितारों की ग्रह दशा देख के बता सकते हैं आपको कि ये प्राइस कहाँ जा सकता है। जनरली देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें, जैसे कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में जैसे कच्चा तेल है और जैसे उसमें भी अलग अलग होते हैं कि मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं। मेटल्स में आपको आएंगे जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, इस तरह की चीज़ें। और प्रीशियस मेटल्स में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इसके भाव क्या हो सकते हैं। या फिर एग्री इंडस्ट्रीज़ के जैसे चना है और दालें हैं, चावल है, गेहूँ है, इनका भाव क्या होगा, तेल है, एडिबल ऑयल है, तो इनके भाव भी वो बता सकते हैं। तो मेनली इस तरह की चीज़ें हैं। अब अपने अपने लोगों के बिलीव की बातें हैं कि वो किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को ख़राब मानते हैं। पैसे
सबसे कमाए जा सकते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज 1000 वे टू स्किन अ कैट, है ना। तो आपका ये पर्सनल बेसिस हो सकता है कि आपको क्या पसंद है। बाकी दोनों एक दूसरे को, जैसे लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं और वो एक दूसरे की विचारधारा को नहीं मानना चाहते, जैसे कि हम देखते हैं कि रिलीजन्स में कि क्रिश्चियंस बोलते हैं हिंदूज को कि वाई डू यू हैव सो मेनी गॉड्स, एलिफेंट गॉड, मंकी गॉड, और गणेश जी को बोलते हैं एलिफेंट गॉड क्योंकि इट्स लुक लाइक एलिफेंट, और मंकी गॉड जैसे हनुमान जी को मंकी गॉड बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्या ये एक गॉड, तुम्हारा गॉड तो दिखता ही नहीं। तो ये अलग अलग बातें हैं। जैसे कि पॉलिटिकल्स में भी देखो आप, कांग्रेस बिल्कुल ही एक सिरे से खारिज कर देती है भाजपा के जो आइडियोलॉजी है, और भाजपा जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिल्कुल खारिज कर देती है, लेकिन दोनों हैं। तो वैसे ही मार्केट में भी दोनों हैं। ऐसे ही आप देखोगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस वाले जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते हैं क्या तुम फंडामेंटल है, फनीमेंटल उनको बोलते हैं, फनीमेंटल उनको चिढ़ाते हैं, फनीमेंटल, फनीमेंटल बोलते हैं उनको, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस वालों को ये बोलते हैं क्या तुम पास्ट में घुसे रहते हो, क्योंकि अब मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप जो भी एनालिसिस करते हो वो पास्ट डेटा पे करते हो, और पास्ट डेटा को ही ध्यान में रख के फ्यूचर को जो है प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हो। और फंडामेंटल में क्या होता है कि आप सारा कुछ जो भी डेटा है उसको, कॉन्क्रीट डेटा है उसको देख करके फिर फ्यूचर को एनालिसिस करने की कोशिश करते हो। ये एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। तो इसमें अब सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है। आज मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि एक कंपनी को फंडामेंटल तरीके से कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। आइए चलते हैं दोस्तों। मेनली जो है इसमें, जैसे मैं जो जनरली एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ, screener.in। अब screener.in क्या करता है, मेनली आपको सब बताता है कि आप किस जो है कंपनी में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ बताएगा आपको। तो ये screener.in मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। फ्री वेबसाइट्स है, कोई इसका पैसा नहीं लगता। पहले तो कंप्लीटली फ्री हुआ करती थी, आजकल थोड़ा सा चार्ज लेने लग गए हैं लोग। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आज के दिनों में जो हॉट टॉपिक है, जो हॉट स्टॉक, जो सबसे ज़्यादा बजिंग स्टॉक जो का नाम जो आ रहा है वो अडानी इंटरप्राइज का आ रहा है। तो हम लोग जरा अडानी इंटरप्राइज को देखने की कोशिश करते हैं कि अडानी इंटरप्राइज को अगर मान लो फंडामेंटली हमको जानना हो कि कंपनी कैसी थी पहले, या कैसे पहले 10 साल पहले कैसे थी, अभी कैसी है और आगे कैसी हो सकती है, तो इसको हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये अडानी इंटरप्राइज का एक स्नैपशॉट बताया गया है कि इसका मार्केट कैप कितना है। तो आपको देखिए मार्केट कैप दिखा रहा है 1,80,000 करोड़ इसका दिखा रहा है। करंट प्राइस दोस्तों इसका देखिए 1587 दिखा रहा है। हाई लो, एक साल का हाई लो क्या है, एक साल का हाई लो जो है 1490 और लो 1017 है। अभी मतलब कल की बात है, अडानी इंटरप्राइज ने लो बनाया था 1017 और वहां से ये ऑलमोस्ट 60% अप होकर के 1587 है। अभी मुझे कुछ दोस्त भी बोल रहे थे, फोन भी आया था उनका कि भैया क्या करें, अडानी इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें कि नहीं करें। तो आपके सामने है, ये देखिए 3 दिनों में, मतलब 3 दिनों में 3000 से गिर के 1000 हो गया और 1000 से बढ़ के ये 1600 रुपया हो गया। तो अभी जो है ये स्टॉक ऐसा है, मैं आपको आगे के वीडियोस में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं भी देना चाहते हैं, अगर आप महीने में 5 मिनट का भी टाइम देंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। आप एक इन्वेस्टमेंट में जो अच्छे स्टॉक्स होंगे उसमें लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं, और जो खराब स्टॉक्स है उसमें विदाउट एनी अडू आप उसमें निकल जाएंगे, उसको काट देंगे पोजीशन को। और यही एक जो है, जो अगर आप पूछो कि एक सफल इन्वेस्टमेंट का, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का जो है क्या रेसिपी है, तो एक यही रेसिपी है कि अगर आप सोचिए, अगर आपके पास जो, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जरा यहाँ रुक लेते हैं कि आपके पास सपोज करिए 5 स्टॉक है, आपके पास 5 स्टॉक है। ये मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग में भी ये वीडियो बताया था आपको, फिर से आप समझ लीजिए कि आपके पास 5 स्टॉक है और आपने सबको खरीदा है 100 के भाव में, ठीक है, सबको 100 के भाव में खरीदा है आपने टोटल जो है 500 रुपये लगाए, 100 रुपये के हिसाब से एक शेयर आपने ले लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद मान लीजिए ये जो है बढ़ के हो गया 200 रुपये, ये घट के हो गया 50 रुपये, और ये चल रहा है 70 पे, और ये चल रहा है मान लीजिए 130 पे, और ये 95 पे चल रहा है। अब आपके पास जो है 1 साल के बाद ये है आपके पास डाटा। अभी देखिए ये स्टॉक 100 से बढ़ के 200 पे हो गया, तो इसमें 100% का रिटर्न आ गया आपको, और ये 50% गिर गया आपका, ठीक है, ये प्लस,
ये माइनस, और ये -30% हो गया, ये +30% हो गया, और ये -5% है। अभी आप कायदे से देखो तो क्या हुआ एग्जैक्टली आप देखिए कि 200, 250, 320 और 320 और 450 और 545, टोटल जो आपने 500 रुपये लगाए थे वो अभी आज की डेट में जो है टोटल इन्वेस्टमेंट था आपका 500 रुपया, टोटल था 500, और अभी आज की डेट में कितना है वो 545 है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3% रिटर्न कमाया है अभी यहां से आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, अभी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है, एक जो मेन साइकोलॉजी की बात है कि अब आप क्या करोगे। मुझे पता है 90% लोग क्या करते हैं, 90-95% लोग, और वही उनको सेपरेट करता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से, और उनको रोक और बना देता है उनको अनसक्सेसफुल। जो विनर और लूजर का जो माइंडसेट है ना वो यहाँ है, वो ये है कि मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसमें वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हो गया था 200 और ये हो गया था 50। मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसको बुक कर लेते हैं प्रॉफिट को, और उन्होंने अपना 100 रुपया बना लिया इसमें, और वो इसको भी बुक कर लेंगे और 30 रुपया कमा लेंगे, और ये लॉस मेकिंग जो है इसको लेके बैठे रहते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि ये प्राइस फिर से वापस आएगा, या कुछ लोग तो ऐसा ब्लंडर करते हैं कि इसमें और खरीदने लगते हैं, उन्हें लगता है ये सस्ता हो गया है और इसको खरीदते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। डाउन साइड एवरेजिंग जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर देता है। तो यहाँ पे जो एक चीज समझने वाली बात है कि आप क्या करना चाहिए, आइडियली आपको इसको बेच देना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, बेच देंगे इसको तो मतलब इसको तुरंत के तुरंत बेच दो, जो लॉस मेकिंग है उसको तुरंत के तुरंत बेच दो, और जो इसको है इसको ये पैसा जो बचा ना उससे इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। अब आप सिर्फ 3 कंपनी लेके बैठे रहेंगे। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है कि जो चीज नीचे जाने लगती है, उसका ये एक समझ लीजिए एक तरह का एक थ्योरी है, मोमेंटम की एक थ्योरी है कि जो चीज नीचे गिरने लगती है वो नीचे ही गिरती जाएगी, और कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है आपको। और एक चीज ये भी है, 0 तक जाएगी। ठीक है, 100 रुपए की चीज आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है। लेकिन जो चीज ऊपर जाने लगेगी उसका जो है स्काई इज द लिमिट। मैं अभी आपको अडानी में दिखाऊंगा ये चीज, उसका स्काई इज द लिमिट। 100 रुपए की चीज आपका 3000 भी हो सकती है और 15,000 भी हो सकती है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है और मैं बताऊंगा भी आपको। तो अगर आपने इसको 100 रुपए वाले शेयर्स को आपने 200 रुपए में काट दिया होता, यहां आपने खरीदा और यहां आपने काट दिया, और ये तो गया 3000। तो लॉजिक यही है कि जो चीज 100 रुपए की है, जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसको होल्ड करना है। इसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कि कट द लॉसेस शॉर्ट। कट द लूजर्स बोल सकते हैं, कट द लूजर्स और राइट द विनर्स। कट द लूजर्स और राइट द विनर्स। ये दोस्तों ये गोल्डन रूल है इन्वेस्टिंग का। ये और भी एसेट क्लास में चलता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का ये गोल्डन रूल है कि आपको लॉसेस को जितना जल्दी से जल्दी काट देना है वो आपके लिए अच्छा होगा, और विनर्स को आप जितना होल्ड कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। ये देखिए, अब ये दोस्तों हमारे पास क्या क्या है देखने के लिए, मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज हम लोग एक वन ग्लैंस देख लेते हैं कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेज हैज अ बिजनेस इंटरेस्ट इन वेरियस इकोनॉमिक एरियाज सच एज माइनिंग, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट, रोड्स, रेल, मेट्रो, वाटर, डाटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो एंड डिफेंस। तो दोस्तों एक चीज ये है कि अदानी इंटरप्राइज जो इतना इसका बूम आया, उसका एक रीजन ये भी है कि इन्होंने जो मोनोपॉली वाले बिजनेसेस हैं उसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसा कि एयरपोर्ट्स और वो नॉर्मल वाले जो पोर्ट्स होते हैं, इनके मुद्रा पोर्ट्स हैं और बहुत सारे और भी पोर्ट्स हैं, और माइनिंग, इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। की पॉइंट्स क्या है इनके, पार्ट ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज। अदानी इंटरप्राइज एक कंपनी है उसकी, और भी उसके हैं अदानी जैसे
ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन है, और भी उनके सात लिस्टेड कंपनीज है। अब इसमें और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और वन ग्लैंस में जब आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस सिखा दूंगा तो आपको ये सारा सब कुछ देखने से पहले एक नॉर्मल होता है ना, एक वन ग्लैंस में क्या समझ में आता है। तो कंपनी का मार्केट कैप क्या है, देखिए 180 करोड़ से 1,80,000 करोड़ है। करंट प्राइस ये चल रहा है, करंट प्राइस 587 चल रहा है, और हाई लो ये दिखा दिया। स्टॉक पीई बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों 150 है इसका। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां थोड़ा सुनने वाली बात है। जो आप आजकल मीडिया में सुन रहे हो कि अडानी एंटरप्राइज जो है वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो ये उसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 150 है। अभी आपको जब मैं इसके पीयर ग्रुप्स के बारे में दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि ये दूसरे, इसका बुक वैल्यू क्या होता है कि आज अडानी एंटरप्राइज पूरी तरह से सपोज करिए बैंकरप्ट हो जाती है, उसके सारे जो बचे हुए एसेट्स हैं उसको बेच दिया जाए, तो एक इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा। ये है दोस्तों वो फिगर 277 रुपए, 277 रुपये जो है एक इन्वेस्टर को मिलेगा। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अभी कंपनी का प्राइस जो डिसाइड होता है वो उसके एक्चुअल वैल्यू से भी होता है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से होता है। ये शेयर होल्डर्स की भाई वो है कि भाई आप कितना पैसा दे सकते हो, क्योंकि कंपनी अगर बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ कर रही होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं और शेयर प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो उसका बुक वैल्यू है दैट इज 277। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों 0.06 है, 1% भी नहीं है। 1% का भी मतलब 0.06 आप समझ सकते हो, बहुत कम है। जबकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे आपको मैं बताऊं यूटिलिटी बेस्ड कंपनीज वगैरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जैसे उनका बोलते हैं हमारे पास तो पैसा, लाइक रिटायर्ड लोग होते हैं या जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसे कंपनीज को ढूंढते हैं जिसमें उनको डिविडेंड ज़्यादा मिले। डिविडेंड एक ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी आपको प्रॉफिट्स में से निकाल के देती है। कंपनी जो होती है वो साल दर साल प्रॉफिट करेगी और प्रॉफिट में से शेयर्स जो है आपको शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये बहुत कम है, जनरली ये 3, 4, 5, 8, 10% तक भी होता है। फेस वैल्यू 1 है इसका। रिटर्न टू इक्विटी, प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखिए, आरओसी अभी इसका 7.2 है, ये बहुत ज़्यादा है इसका। और आरओई जो है रिटर्न ऑन कैपिटल 4.2 है, फेस वैल्यू 1 है, प्रॉफिट ग्रोथ 6.93, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी 4.12। अब दोस्तों जो मेन आता है वो ये आता है इसका, ये देखिए शेयर ने मैक्सिमम कहाँ तक गया था। अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि शेयर प्राइसेस कहाँ से कहाँ गए थे, ये देखिए 2006 से लेकर के ये शेयर जो है ऑन एन एवरेज आप देखो तो बिल्कुल 10, 20, 30 रुपए से लेकर के मैक्सिमम जो है इसका जो ग्रोथ हुआ है वो यहाँ से हुआ है। देखिए ये हो गया आपका, हाँ यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से इसका वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ है। जो मेन ग्रोथ इनकी आई है कंपनी की वो, तो मैं आपको जो बता रहा था कि लाइक कंपनीज को जो अगर बाई चांस अगर सोचिए आप इफ़ यू आर ए सपोज करिए किसी रीजन से अगर आपके पास 5 स्टॉक थे और 5 में से एक ने डबल कर लिया तो उसको होल्ड करना है, उसको बेचना नहीं है। मैं एग्जिट स्ट्रेटजीज आपको बाद में बताऊंगा, बट फॉर टाइम बिंग आप ये समझिए कि अगर 5 में से आपके पास दो ने तो न्यूट्रल हैं, उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया, और एक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो इसको होल्ड करना है। और जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना है, जितना जल्दी निकाल सकते निकाल दीजिए। यही इसी में समझदारी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये था आपका चार्ट्स। अब इसके बाद आप देखिए कि इसके कंपनी के प्रोज क्या हैं। कंपनी का प्रो है कि भाई अच्छा क्वार्टर अभी देने वाला है। डेप्ट रेशियो जो है इनका थोड़ा सा डेप्टर डेज इंप्रूव हुए हैं। ये है कॉन्स इनके, ये है कॉन्स इसका। देखिए कंपनी को जो बोल रहे हैं, जो आजकल के लगातार न्यूज़ में भी आ रहा है कि कंपनी जो है बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है। अभी तो खैर वो गिर गई, इसलिए आपको ये दिखा रहा है 5.73। अदरवाइज ये जो फिगर था आप सपोज करो 300 रुपये भी मान लो, 300 और 4200, तो 13 गुना पे ये ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था। तो अभी तो गिर गया ये। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये तो बहुत अच्छा था, अभी गिर गया ये। और डिविडेंड तो दे ही नहीं रही है कंपनी। खैर अब इनके पीयर कंपैरिजन में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पीयर कंपैरिजन होता है कि कंपनी को जब आप एनालाइज करोगे तो भाई किससे करोगे, जाहिर सी बात है जो उस ग्रुप की कंपनीज है उसके ही जैसी कंपनी है उससे ही तो एनालाइज करोगे ना। अडानी एंटरप्राइज को मैं सनफार्मा से तो कंपैरिजन कर नहीं सकता, क्योंकि सनफार्मा ड्रग्स बनाती है ना, और ये इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो अडानी एंटरप्राइज का जो कॉम्पिटिटर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अडानी जी जो क्या कर रहे हैं कि लाइक सबसे मोनोपोली बिजनेस में कर रहे हैं। मोनोपोली उसको बोलते हैं जिसमें आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। तो अब आप देखिए यहाँ देखने की कोशिश करिए, अडानी एंटरप्राइज का जो मार्केट कैप है ये खुद 1,80,000 करोड़ पे बैठे हुए। इनका दूसरा जो कॉम्पिटिटर है, जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, वो बेचारा 15,000 करोड़ की भी उसकी इनकम नहीं है।
उसका मार्केट कैप नहीं है। दूसरा तीसरा जो है एजिस लॉजिस्टिक है, रेन इंडस्ट्रीज है। रेन इंडस्ट्री की अच्छी कंपनी है, बहुत छोटी है, लेकिन वो सिर्फ 5,600 करोड़ की कंपनी है। और दूसरे तो खैर हिंडवेयर वगैरह तो देख ही रहे हो आप कितना, कहाँ 1,80,000 करोड़ और कहाँ 2,500 करोड़। तो इनके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। आजकल एक सोशल मीडिया में ये भी बहुत चल रहा है, अडानी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कैसे हो जाएगा भाई, जब उसके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं तो कौन बर्बाद करेगा उसको। न्यूज़ तो आती रहती जाती रहती। अब जैसे दोस्तों आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो। ये उसका P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ये जैसे अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है कि कहाँ से कंपनी आ रही है। जैसे सेल्स कितनी हुई ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो, एक्सपेंसेस क्या हुए, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है। मार्जिन भी देखो तो बहुत कम है दोस्तों, 5% की मार्जिन पे काम कर रही कंपनी। पहले जो थी अच्छी खासी थी, अभी कम हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए कितना है। ईयरली बेसिस पे आप देखो तो अडानी इंटरप्राइज का जो प्रॉफिट है, इतने लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं, इतना बिलियन डूब गया, लेकिन उसका प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, ये देखिए 1229 करोड़। और ये एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसीलिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना होता है, वो है इसका। डिविडेंड पे आउट, कंपनी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। अब सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में देखिए तो ये है, और अभी एक्सपेक्टेड है कि इस साल ये 100 आप जो देख रहे थे ना कि लोग बोलते हैं ये कंपनी इससे इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना है। दोस्तों हम लोग जो है बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैलेंस शीट जो होता है मेन, अगर ईयर बाय ईयर जो बैलेंस शीट आता है कंपनी का, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी का कहाँ से पैसा आया कहाँ गया। तो इसमें सारा आपको मिलेगा कि देखिए कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है कंपनी के पास। तो अभी लेटेस्ट डाटा जैसे हम लोग बात कर लें कि रिजर्व आप देखिए तो कंपनी के पास 31,000 का करोड़ का रिजर्व है। और आप जैसे बात करो कि बोरोइंग कितनी हो रखी, तो बोरोइंग है अभी 41,000 करोड़ है। और अदर लायबिलिटीज़ कंपनी के पास 50,000 करोड़ है। और टोटल लायबिलिटीज़ जो कंपनी हम लोग बात करते हैं, कंपनी जो आजकल जो हम बात करते हैं लाइक कि अदानी ग्रुप ज़्यादा करके वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अदानी ग्रुप डिफ़ॉल्ट हो सकता है और पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। उसका वजह ये है दोस्तों, क्योंकि इस पर 1,23,000 करोड़, आपने यूँ समझ लीजिए कि 1,80,000 करोड़ की कंपनी है, उसमें से जो इनका बोरोइंग है वो इनकी 1,23,000 करोड़ है। तो इस वजह से है। और दूसरा जैसे टोटल एसेट्स इनके 1,23,000 करोड़ है और बोरोइंग हो गई। कैश फ्लो दोस्तों कैसा आ रहा है, आप नेट कैश फ्लो अगर देखना चाहें तो ये निगेटिव हुआ करता था, ये देख रहे हैं निगेटिव हुआ करता था, और मार्च 21 में तो मतलब -1459 चला गया था। अभी इसके पास 246 करोड़ का कैश कैपिटल है। रेशियोज दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, बैलेंस शीट्स वगैरह ज़्यादा समझ में नहीं आती है, कंपनी का फंडामेंटल्स आप ज़्यादा नहीं समझ सकते, रेशियो पे आपको ध्यान देना चाहिए। रेशियो क्या करता है, थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी आपको देता है कंपनी के बारे में। अभी मैं ये सारे रेशियोज वगैरह भी आपको पढ़ाऊंगा, आप जरा शुरुआत में समझने की कोशिश करिए। जैसे डेबिटर डेज कितने हैं इनके, पहले डेबिटर डेज उसको बोलते हैं कितने टाइम में आपको जो आपने उधारी दी है वो कितने टाइम में कंपनी को वापस मिलेगी। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो आप देखिए अभी इसका 72 डेज चल रहा है। इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है आप इन्वेंट्री जो खरीद के लाए हो, जो सामान खरीद के लाए हो बेचने के लिए, वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा आपका, 46 डेज में। जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। डेज पेबल, आपने जो उधारी ली हुई है दूसरे बिजनेसमैन से, दूसरे हाउसेस से, उसको कितने दिनों में पैसा देने वाले हो, 120 डेज। ये सबसे बिजनेस का, ये दूसरे भी बिजनेसेस का ये सबसे अच्छा आपको माना जाएगा कि आपने जो पैसा दूसरों को देना है वो जितना देर में आप दो, दैट इज गुड फॉर यू। अपना पैसा जितना जल्दी से जल्दी आप ले लो वो आपके लिए उतना अच्छा है, तो वो जितना कम होगा वो आपके लिए अच्छा है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो है जनरल नियम है कि भाई आपने जो दूसरे से उधारी ले रखी है वो आप जितना देर में उसको दे सको वो ज़्यादा अच्छा है, और आपकी जो उधारी दूसरों ने ले रखी है वो जितना जल्दी से आप जल्दी ले लो वो आपके लिए अच्छा है। तो अदानी जी वही कर रहे हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, एक जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनीज पूरे इंडिया को डुबा डालेगी। वो क्यों डुबा डालेगी, उनका क्यों मानना है भाई, किसी भी जनरली जब हम बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि जनरली प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 35% से लेकर 50% तक होती है। 50 अगर हो गई तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग मानी जाती है। बाकी जो होता है वो FII, DII और पब्लिक के पास उनके शेयर होल्डिंग्स होती है कम। अडानी जी के केस में आप देखिए क्या हो रहा है, 72% जो है इन्होंने, इनका जो है शेयर होल्डिंग खुद के पास इनके है, इनके और इनके जो नॉर्मल प्रोमोटर्स हैं उनके पास इनके शेयर्स हैं। तो मान लीजिए कंपनी डिफॉल्ट भी करेगी तो ये इनसे बोला जाएगा बेचो, अपने शेयर बेचो और पैसे दो। FII जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो 15% इन्होंने अपना लगाया हुआ है,
और जो अपने DII हैं, DII में जैसे लोग बोल रहे हैं कि LIC भी डूब सकती है, नहीं, सिर्फ उसमें भी बहुत सारे हैं, DII में भी बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें भी बहुत सारे होंगे, सिर्फ LIC तो है नहीं। टोटल मिला के 5.4% है एक्सपोजर, तो इतना छोटा एक्सपोजर, बहुत छोटा एक्सपोजर है। तो पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है 6.53% लगा हुआ है, बस इससे इतना ही लगा हुआ है। बाकी तो इसमें आप देखो तो ऑलमोस्ट सारे शेयर्स जो है इनके खुद के शेयर होल्डर्स नहीं, प्रोमोटर्स ने होल्ड करके रखे हुए, इसलिए चिंता की कोई बात है नहीं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ये होता है कि लाइक जो इनके ईयरली डॉक्यूमेंट्स आते हैं कंपनी के, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ये एनुअल रिपोर्ट्स है। क्रेडिट रेटिंग, अभी जो इतना बवाल मचा हुआ है वो इसलिए बचा हुआ है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद वो तो सिर्फ उसने थोड़ा सा समझ लीजिए हवा दी थी। उसके बाद तो क्या हुआ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्रेडिट सुसी है और इन सब ने क्या करा कि इनको डिग्रेड करते जा रहे हैं। 2D दिया हुआ है। ये रेटिंग्स अलग अलग तरह की होती हैं, A+ होती है, AAA होती है, B होती है, C होती है, जंक होती है, बहुत सारी अलग अलग होती है। इनको 2D मिला हुआ है। और दोस्तों इस तरह से हमने देखा आज कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हो सकता है कि आप एक डिसीजन ले पाओ कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और ये सिर्फ इस कंपनी की बात हुई। जब आप कंपनी के एनालाइज करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है एक सेक्टर को एनालाइज करोगे आप, फिर उसमें कितनी सारी कंपनीज को एनालाइज, जैसे इसकी पीयर कंपनी जो थी, जैसे पियरसेन के, भाई जब आप इसमें इन्वेस्ट करने जाओगे, इस इंडस्ट्री को आपको पसंद है, तो आप जाहिर सी बात है इन सबको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन नो कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाए तो इससे वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस टास्क होता है एक, और इसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। उसके बाद आप जो खासकर बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत पैसा लगाते हैं वो इस तरह के अप्रोच रखते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। अगले वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि टेक्निकली आप कैसे किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से, और आप अपनी एंट्री और एग्जिट सिक्योर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आज अब जो है वीडियो बड़ा बनेगा, अब आपको टाइम निकालना पड़ेगा और वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों हम लोग एक अच्छे निवेशक और ट्रेडर के रूप में बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।